तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस का सेकंड पार्ट जो कि है रेस्पिरेशन। पर लेकिन क्या रेस्पिरेशन सांस अंदर लेना होता है? नहीं, गलत समझा तुमने। रेस्पिरेशन होता है जो हमने खाना खाया है उससे एनर्जी को रिलीज करना ऑक्सीजन का यूज करके। तो चलो अभी हम रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम खाने से एनर्जी रिलीज करते हैं ऑक्सीजन का यूज करके। इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। फूड हमने खाया जिसको हमने ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करा, ऑक्सीजन की हेल्प से हम उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी डायरेक्टली तो मिलती नहीं है। उस फूड को हम पहले ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज के अंदर। ये हमने सीखा था डाइजेशन में कि फूड से हम ग्लूकोज कैसे बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज से हम एनर्जी कैसे बनाते हैं। तो अब हम समझते हैं ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को बहुत सारे लोग इंटरचेंज करके यूज करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये दोनों टर्म्स सेम है, पर लेकिन ये दोनों टर्म्स सेम नहीं होती। इसे कुछ ऐसे समझो कि तुमने अभी सांस लिया और फिर तुमने सांस बाहर छोड़ा। तो हमने सांस अंदर लिया, ऐसी हवा हमने अंदर ली जिसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, और जब हमने सांस बाहर छोड़ा तो हमने ऐसी हवा को बाहर छोड़ा जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीथिंग। अब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है जो तुमने ऑक्सीजन अंदर ले ली है, अब उस ऑक्सीजन को यूज करके तुम एनर्जी प्रोड्यूस करोगे, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो ये दोनों बहुत ही अलग प्रोसेस है। अब देखो, ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस कैसे? कि तुमने फिजिकली सांस अंदर लिया और फिजिकली सांस बाहर छोड़ा, इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन अभी तक नहीं हुई है। लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। आओ हम इसे समझते हैं। इट इज द फिजिकल प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड रिलीजिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन वाली एयर को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के अंदर होती है। जब हम सांस लेते हैं तो उस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है। पर लेकिन जो हमने सांस अंदर लिया उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, और जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसके अंदर से हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एल्वियोली के अंदर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बन जाती है। तो देखो, रेस्पिरेशन होता है केमिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है ब्रीथिंग, और ये केमिकल प्रोसेस होता है इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द सेल्स। सेल्स के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाता है टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में, ताकि हम एनर्जी को रिलीज कर सकें। तो ब्रीथिंग होता है एयर एक्सचेंज, एयर अंदर लेना और एयर को बाहर छोड़ना। अगर इन लंग्स, ये प्रोसेस होता है लंग्स के अंदर, हमने सांस लिया, फाइनली जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमने पढ़ा है कि वो एल्वियोली के अंदर होता है, लंग्स के अंदर एल्वियोली प्रेजेंट होते हैं। और तुमने नहीं भी पढ़ा है तो हम रेस्पिरेशन के सेकंड पार्ट में इसको पढ़ेंगे। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और एटीपी बनाएगा और हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। अगर इन सेल्स, ये सेल्स के अंदर होता है। देखो इसमें एक नोट पॉइंट है, ब्रीथिंग ब्रिंग्स इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। ब्रीथिंग जो होता है वो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके आता है, वाइल जबकि रेस्पिरेशन यूजेस दैट ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड। जबकि जो रेस्पिरेशन है वो एक प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन का यूज करके हम खाने से एनर्जी को रिलीज करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। अब तुम सोचोगे कि खाने से हमने एनर्जी को कैसे बनाया? खाने से हमने ग्लूकोज बनाया डाइजेशन के अंदर, और अब हम ग्लूकोज से बनाएंगे एनर्जी। अब देखो इस बात को समझो, जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, जब भी एक बॉन्ड बनता है तो कुछ एनर्जी यूज होती है, और जब एक बॉन्ड टूटता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो जब हम ग्लूकोज को फाइनली ब्रेक डाउन करेंगे, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, उसको हम ब्रेक डाउन करके सिंगल कार्बन के फॉर्म में लेके आएंगे, तो जब बॉन्ड टूटेगा जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप अभी समझते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने यहाँ पे नोट करा है कि फूड को हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट करा डाइजेशन के प्रोसेस में। अब देखो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट के अंदर जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसमें से हमने 3 कार्बन को इलिमिनेट कर दिया है, और ये प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्ट होता है और हमें कुछ एनर्जी मिलती है। तो अब देखो, ये जो पायरुवेट है इसके साथ 3 सिचुएशंस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन ये कहाँ पे प्रेजेंट है और इसके पास ऑक्सीजन है या नहीं है। इसके 3 फेट होते हैं, अभी हम उनके बारे में सीखते हैं। तो सबसे सबसे पहले जो पायरुवेट की डेस्टिनी है वो होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कब है एनएरोबिक रेस्पिरेशन? जब होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जैसा कि ईस्ट में एग्जांपल है इसका। ईस्ट ईस्ट होता है दही जमाने के लिए इसे यूज किया जाता है, ब्रेड में फर्मेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा, पायरुवेट कन्वर्ट होगा इथेनॉल में।
पायरुवेट 3 कार्बन का था। कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का। और इथेनॉल 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब जरूर बॉन्ड टूटा होगा, क्योंकि हमने एक कार्बन को एज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया है। तो मैंने तुम्हें बताया बॉन्ड बनता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है, और जब बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड 3 कार्बन से 2 कार्बन में प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे तो बॉन्ड टूटा, तो एनर्जी रिलीज हुई होगी, है ना। तो इस एनर्जी को हम स्टोर कर लेते हैं एटीपी के अंदर। हमने इसको एटीपी के अंदर क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि अभी एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि तुम अभी खेलने जा रहे हो, तुम अभी पढ़ने जा रहे हो, अभी तुम्हारी बॉडी को मे भी उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए एनर्जी को स्टोर किया जाता है एटीपी के फॉर्म में। एटीपी यूं समझ लो एक डिब्बा है जिसके अंदर एनर्जी को भर लिया गया है, और जैसे जैसे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी हम एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे और एनर्जी को यूज करते रहेंगे। अब जो पायरुवेट का सेकंड फेट है उसके बारे में हम समझते हैं। सेकंड फेट में क्या होता है कि ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन कम है। ऐसा कब होता है? मसल्स के अंदर। जब तुम हैवी एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो तुम्हारी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उससे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन तुम्हारी ब्रीथिंग से उतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, तो यानी कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, लैक हो गया ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे क्या होगा, पायरुवेट जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है वो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। लेकिन लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का ही कंपाउंड है। अब तुम समझो कि यहाँ पे तो बॉन्ड टूटा ही नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी मिलेगी कैसे? अब देखो, इसके अंदर कार्बन का बॉन्ड नहीं टूटा, पर इसके अंदर कोई और बॉन्ड टूटा है। ये तुम पढ़ोगे अपनी हायर क्लासेस में कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ है। तो यहाँ पे पायरुवेट से बनेगा लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, पर हमें यहाँ पे भी एनर्जी मिलेगी जो कि मसल्स को रिक्वायर्ड थी। तो देखो, अब ये जो थर्ड वाला है ये बेस्ट केस सिनेरियो, ये कब होता है? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये होता है ह्यूमंस के अंदर, और ये परफॉर्म कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सेल्स के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल होता है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पायरुवेट है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये टूट जाएगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। ये पूरा ही टूट गया है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए हैं। तो अब देखो, सारे तीनों के 3 बॉन्ड टूट गए। यहाँ पे सिर्फ एक बॉन्ड टूट के कार्बन डाइऑक्साइड अलग हटा था, लेकिन यहाँ पे तीनों के तीनों बॉन्ड टूट के कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, और वाटर रिलीज होता है इसमें, और एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा बॉन्ड ब्रेकडाउन यहीं पे हुआ है। हमने पायरुवेट को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है कार्बन डाइऑक्साइड में, इसलिए हमें एनर्जी ज्यादा मिली है, और ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा यही परफॉर्म होता है। तो तुमने सुना होगा ना कि इंसान का जन्म बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो इंसान का जन्म माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम हाईएस्ट ऑर्डर पे हैं एनिमल किंगडम में, हमें सबसे एडवांस माना जाता है। तो देखो, हमारे अंदर होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और सबसे ज्यादा एनर्जी इसी में रिलीज होती है। तो अब हम पढ़ते हैं एरोबिक और एनारोबिक का डिफरेंस एक टेबल फॉर्म में। तो चलो, लेट्स समराइज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इन फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तब एनएरोबिक रेस्पिरेशन आता है। तो देखो, ग्लूकोज इज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है वो कंप्लीटली ब्रोकन डाउन होता है। कैसे? ग्लूकोज 6 कार्बन का था, पायरुवेट बना 3 कार्बन का, वो इधर भी बनेगा, और पायरुवेट 3 कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। कंप्लीटली पायरुवेट ब्रेक डाउन हो गया, जिसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है। लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज इज पार्शियली ब्रोकन डाउन, ग्लूकोज को पूरा नहीं तोड़ा गया है। तो देखो, ग्लूकोज को पहले तोड़ा पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का था उससे बना इथेनॉल जो कि 2 कार्बन का एल्कोहल है, और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिली और हमें एनर्जी मिली। लेकिन देखो, 3 कार्बन को हमने 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा, यानी कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ग्लूकोज बना पायरुवेट, और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का ही मॉलिक्यूल बना। मॉलिक्यूल तो अभी भी रह गया ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं आया, तो इसीलिए पार्शियली ब्रेक डाउन हमने यहाँ पे बोला है। तो इसकी रिएक्शन आपको पता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, एनर्जी मिलेगी, वाटर मिलेगा। एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं 2 जगह, जैसा कि हमने पढ़ा था। एक होता है मसल्स के अंदर, जब ऑक्सीजन कम होती है, ग्लूकोज पे पायरुवेट बना 3 कार्बन का, और फिर मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, और एनर्जी। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का कंपाउंड है, और लैक्टिक एसिड ही कॉज करता है मसल क्रैम्प्स। लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होते हैं एक्सरसाइज के बाद। देखो, और दूसरा है ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ईस्ट के अंदर ये होता है जहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। मसल सेल के अंदर ऑक्सीजन थी पर लेकिन कम थी, लेकिन ईस्ट में ऑक्सीजन है ही नहीं। तो यहाँ पे बनेगा इथेनॉल जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है, और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होंगे। समझे?
यहाँ पे ऑक्सीजन थी ही नहीं, लेकिन मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन थी, तो कुछ मसल सेल्स ने तो ऑक्सीजन को यूज करा और एरोबिक रेस्पिरेशन वाले पाथ को चूज करा। लेकिन जिन मसल सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्होंने चूज करा इस वाले पाथ को और प्रोड्यूस करा लैक्टिक एसिड और बनाई अपने लिए एनर्जी। तो देखो इसके अलावा मसल कैंस अब थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, रिलीजेस मोर एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इस प्रोसेस में एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है। इसके एग्जांपल है एनिमल्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस। मतलब जब तुम नॉर्मल सांस ले रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, नॉर्मल रनिंग कर रहे हो, जो जिसके लिए ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी के अंदर कम नहीं पड़ रही है, तो होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन जब तुम रनिंग कर रहे हो बहुत ज्यादा, या फिर तुम वेट लिफ्ट कर रहे हो बहुत ज्यादा, जितनी ऑक्सीजन तुम्हारी ब्रीथिंग से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, तो फिर यहाँ पे आएगा ये वाला प्रोसेस, मसल सेल वाला। मोस्टली प्लांट्स के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उसका एनएरोबिक रेस्पिरेशन के एग्जांपल है ईस्ट के अंदर, जहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, और मसल सेल्स के अंदर लेस ऑक्सीजन जब होगी। जिस मसल सेल ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया तो उसने करा एरोबिक रेस्पिरेशन। ऐसे समझो, दो मसल सेल है, एक ये। इस मसल सेल को ऑक्सीजन मिल गई तो इसने ऑक्सीजन को यूज करके कर लिया एरोबिक रेस्पिरेशन। पर लेकिन जो बाकी मसल सेल्स, बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं, वो तो बच गए ना, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और एनर्जी उन्हें भी चाहिए, क्योंकि तुम वर्कआउट कर रहे हो, फिर रनिंग कर रहे हो, तो वो चूज करेगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन को। तो उस बेचारे को ऑक्सीजन मिली ही नहीं है, तो दोनों ही केस में एनएरोबिक रेस्पिरेशन फॉलो हुआ है। अगर बोर्ड एग्जाम में या फिर तुम्हारे यूनिट एग्जाम में लिखना आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस को, तो आप इसको लिख सकते हो। या फिर आता है डिस्क्राइब एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आप इसको लिख सकते हो, और तुम्हारे समझने के लिए तो ये है ही। तो देखो अब हम पढ़ते हैं एटीपी के बारे में। एटीपी होता है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हमने इसको क्यों बोला? क्योंकि जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एटीपी देगा और उसे एनर्जी मिल जाएगी। इस तरीके से हम इसे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, रियल प्रोसेस को हम अभी समझते हैं। तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके अंदर 3 फॉस्फेट है, ये बात जरूर याद रखना, क्योंकि हम इसको आगे भी और डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो एटीपी की डिफाइन हम कुछ ऐसे लिखेंगे, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट स्टोर्स एंड सप्लाइज एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस अलग अलग एक्टिविटीज के लिए जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको एटीपी स्टोर करता है और सप्लाई करता है जब हमें इसकी जरूरत होती है। इसकी रिएक्शन को हम भी देखते हैं। तो देखो एक मॉलिक्यूल होता है जिसे हम बोलते हैं एडीपी। एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तुमने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि यहाँ पे इसके पास है 2 फॉस्फेट। अब मैंने तुम्हें एक बेसिक सी बात बताई है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी यूज होगी। तो अब देखो ये एडीपी है, इसके अंदर 2 फॉस्फेट है, इसको हमने एक फॉस्फेट दिया और बना दिया एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके पास 3 फॉस्फेट है, तो एक बॉन्ड बनाना, तो एक बॉन्ड बना तो इसे एनर्जी की जरूरत पड़ी होगी, तो यहाँ पे एनर्जी यूज हुई और हमें मिला एटीपी। अब समझो एटीपी ने एनर्जी को स्टोर कर लिया, अब होगा क्या? देखो ये एटीपी है, जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको तोड़ देंगे एडीपी के अंदर और एक फॉस्फेट अलग निकल जाएगा। अब देखो बॉन्ड बना तो एनर्जी लगी, वो एनर्जी आई कहां से? जो हमने रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी अभी बनाई थी, उसको हमने यहाँ पे यूज करा और एडीपी से बना दिया एटीपी। क्योंकि बॉन्ड बना तो एनर्जी लगेगी, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड टूटा, एक फॉस्फेट अलग निकला, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई होगी ना, क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। और ये रिएक्शन होती कब है? रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, उसको हमको स्टोर करना है एक डिब्बे के अंदर, ऐसा समझो। तो हमने एडीपी से बना दिया एटीपी, हमारे पास एनर्जी स्टोर हो गई। जब हमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हम एटीपी को तोड़ देंगे, एडीपी बनाएंगे और हमें मिल जाएगी एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटा है। तो समझे एटीपी को क्यों बोलते हैं हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करता है और सप्लाई करता है जब हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो चलो अब हम समझते हैं कि प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो देखो प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस बाय डिफ्यूजन। प्लांट्स जो है गैसेस एक्सचेंज करते हैं डिफ्यूजन के थ्रू। अब ये डिफ्यूजन होता क्या है? डिफ्यूजन होता है कि सपोज करो तुमने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करा, तो लेकिन वो स्मेल यहाँ से पूरे रूम के अंदर कैसे फैल जाती है? क्योंकि यहाँ पे हमने परफ्यूम को स्प्रे करा, तो यहाँ पे परफ्यूम की कंसंट्रेशन हाई है, ज्यादा है, तो वो खुद ही लोअर कंसंट्रेशन जहाँ पे परफ्यूम नहीं है वहां पे स्प्रेड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो देखो डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस का मूव होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहां पे वो ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है विदाउट यूजिंग एनर्जी। इसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती है।
सपोज करो तुम एक किशमिश को पानी के अंदर भिगोते हो, तो जो किशमिश है वो फूल जाती है। कैसे फूल जाती है? क्योंकि पानी बाहर ज्यादा है लेकिन किशमिश के अंदर पानी कम है, तो इसलिए पानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से वो किशमिश फूल गई है। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो देखो, प्लांट गैसेस एक्सचेंज करता है डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस होता किसके थ्रू है, किस पार्ट के थ्रू होता है? थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीव्स के अंदर, और लेंटिसल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि होते हैं स्टेम के अंदर। रूट हेयर्स के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज हो सकता है, जो कि होते हैं रूट्स के अंदर। अब देखो, हमारी बॉडी सांस लेती है डे एंड नाइट, ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोसेस होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर डे एंड नाइट के अंदर सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट। लेकिन प्लांट्स के अंदर डे एंड नाइट के अंदर सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। तो देखो, दिन में होगा प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस, क्यों होगा? क्योंकि सनलाइट है। लेकिन रात में कोई फोटोसिंथेसिस यहाँ पे नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट रात को है ही नहीं। और रेस्पिरेशन, ये तो दिन रात चलेगा, हमारे अंदर भी दिन रात चलता है, प्लांट के अंदर भी दिन रात चलता रहेगा। तो देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो जाएगी फोटोसिंथेसिस में। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस हुई थी, हमने अभी रेस्पिरेशन के अंदर देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। बल्कि वो कम पड़ेगी, तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना पड़ेगा इन्वायरमेंट से, जो कि हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है लेकिन प्लांट्स के लिए यूजफुल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी। फोटोसिंथेसिस रिलीज ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में जैसा कि हमने पढ़ा है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, विच इज यूज फॉर रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन में भी काम आती है प्लांट के ही। लेकिन लेफ्ट ओवर रिलीज इन इन्वायरमेंट, लेकिन जो बचेगी, सब सारी तो यूज नहीं होती, जो बचती है उसको प्लांट इन्वायरमेंट में रिलीज कर देता है। नाइट में क्या हुआ? सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा। अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। तो क्या होगा? फोटोसिंथेसिस भाई नहीं हुआ, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज नहीं हुई, तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने बाहर रिलीज कर दिया, क्योंकि उसके काम की है ही नहीं अब वो। और ऑक्सीजन चाहिए उसे रेस्पिरेशन के लिए, तो ऑक्सीजन उसे बाहर से लेनी पड़ेगी। क्योंकि सपोज करो फोटोसिंथेसिस होता तो ऑक्सीजन उसके पास बनती ना, बनती तो वो उसे यूज करता। जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ, तो फोटोसिंथेसिस से उसे मिलती है ऑक्सीजन, जिसको वो यूज कर लेता है रेस्पिरेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो उसे मिला ही नहीं ना ऑक्सीजन, तो इसीलिए उस ऑक्सीजन को उसे बाहर से लेना पड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना पड़ा। तो जो रात की सिचुएशन है वो हमारे लिए इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में रिलीज कर रहा है और ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है। इसलिए समझे सन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, स्टोमेटा हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के अंदर, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे और ज्यादा। डिफ्यूजन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया। तो देखो, यहाँ पे खत्म होता है हमारा रेस्पिरेशन का पहला लेक्चर, जिसमें कि हमने पढ़ा है अभी तक रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है। ग्लूकोज के 3 फेट हो सकते हैं, 3 सिचुएशन हो सकती हैं, वो हमने पढ़ा है। प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है उसको हमने समझा है। तो देखो, ये था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन के ऊपर, हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो तुम्हें जरूर आना है अपनी बॉडी के बारे में सीखने, अपने बारे में और समझने, और रेस्पिरेशन के टॉपिक को कंप्लीट करने। तो ऐसे ही देखते रहो और जुड़े रहो।